वॉशिंगटन कंसेंसस, ये कंसेंसस किनका है? इट इज अ कंसेंसस गिवन बाय IMF, वर्ल्ड बैंक एंड US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। नाउ जैसे कि इंडिया में वी हैव फाइनेंस मिनिस्ट्री, US में वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है ना, मान के चलिए ये US का फाइनेंस मिनिस्ट्री है। नाउ द फोकस ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस इज कि जब कोई नया देश आजाद होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया आजाद हुआ या कोई भी कंट्री आजाद हो, तो व्हाट दे डू इज, फॉर एग्जांपल यू हैव इन इंडिया, यू इन 1991 इंडिया में थोड़ा क्राइसिस हो गया। हम पढ़ेंगे बात जब इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, तो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में यू नो दैट 1991 में इंडिया हैड टू फेस अ ह्यूज क्राइसिस, हमारे पास डॉलर नहीं था। सो व्हेन वी डिड, जैसे आज इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है वही उसी टाइप की हालत आपकी 1991 में हमारी थी। नाउ 1991 में जब इंडिया डिड नॉट हैव डॉलर, तो हम लोन लेने के लिए IMF के पास गए। वी टोल्ड द IMF कि हमें इंपोर्ट करना है, इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एसेंशियल इंपोर्ट्स, हमें ऑयल इंपोर्ट करना है एंड वी रिक्वायर डॉलर फॉर दैट। और IMF ने कहा ठीक है, आई विल गिव यू द डॉलर, पर यू हैव टू अडॉप्ट वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस को अडॉप्ट कर लो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंडिया में वेयर यू हैड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया में वेयर यू हैड स्टेट एज वेल एज मार्केट इन द इकोनॉमी, 1991 से पहले, IMF में जाने से पहले, हु वाज लीडिंग द इकोनॉमी? इंडिया में स्टेट वाज लीडिंग द इकोनॉमी। दैट इज व्हाई यू हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 5-5 साल का प्लान बनाती थी। वी कॉल 5-year plans। 1951 से शुरू हुआ, 56, फिर 56 से 61, 61 से 66, 5-5 साल का प्लान आता था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 5 years। Central government decides everything. So when state is deciding everything, so larger role is played by state in the economy. This is prior to 1991. But after in 1991, when we had to go to IMF, IMF ने क्या कहा? स्टेट का रोल कम करो और मार्केट का रोल ऊपर चढ़ाओ। तो मार्केट अडॉप्ट करो, मार्केट लेड ग्रोथ अडॉप्ट करो, मार्केट लेड इकोनॉमी अडॉप्ट करो। दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ दिस वॉशिंगटन कंसेंसस जो IMF ने हम पर इम्पोज किया, बिकॉज हम इसको IMF की कंडीशंस कहते हैं। IMF आपको खाली पीली लोन नहीं देता, IMF प्रोवाइड्स यू लोन, साथ में कंडीशन भी लगाता है। दीज आर द कंडीशंस जिसके ऊपर मैं आपको लोन की पेमेंट करूंगा, और लोन की पेमेंट एक साथ नहीं करूंगा। अगर आपको $10 बिलियन का लोन चाहिए, मैं आपको $1 बिलियन अभी दूंगा, बाकी जब ये कंडीशंस के हिसाब से आप चलोगे तभी आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगी, लाइक दैट। नाउ IMF की कंडीशन जैसी इंडिया पर पड़ी, इंडिया हैड टू अडॉप्ट वॉशिंगटन कंसेंसस। इंडिया ने स्टेट का रोल धीरे धीरे कम किया और मार्केट का रोल बढ़ाया, ठीक है ना। दैट इज हाउ LPG was launched. LPG क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में जो LPG हुआ है, इट वाज अ रिएक्शन टू द IMF's कंडीशंस, ठीक है ना। तो वॉशिंगटन कंसेंसस के हिसाब से हमें LPG करना पड़ा इंडिया में। राइट डाउन सम पॉइंट्स। वॉशिंगटन कंसेंसस इज सिनोनिमस विद, यानी वॉशिंगटन कंसेंसस को और क्या कहते हैं? मार्केट फंडामेंटलिज्म, neoliberalism, or even globalization. It led to a market-led economy, cutting down the role of state in the economy. Next point. Washington Consensus led to LPG in India. So what is Washington Consensus? Market-led economy. Now see, ये concept समझना बहुत important है, that why do they want us? Why do they want for India? IMF को क्या पड़ी है कि इंडिया मार्केट लेड इकोनॉमी करे या स्टेट लेड इकोनॉमी करे? IMF को क्या लेना देना इसके साथ? Why would IMF come up with something like this, something like market fundamentalism or neoliberalism or globalization? इससे उनका क्या फायदा है? Now see, whether it be Washington, whether it be IMF, whether it be World Bank या आपका US Department of Treasury, they all are basically controlled by the US. IMF में जब हम कल को IMF पढ़ेंगे, वहां पर मैं I'll show you कि IMF US के कॉन्करेंस के बगैर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। अगर US नहीं मानेगा, IMF कुछ भी नहीं कर सकता। IMF इज नॉट एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज अ US मॉनेटरी फंड। US जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहता है कर सकता है।
अब आप बोलेंगे कैसे? बिकॉज सबसे ज्यादा वोटिंग राइट किसी कंट्री के अगर पास है आईएमएफ का, वो है यूएस के पास। और यूएस के पास अकेला 16 पॉइंट कुछ परसेंट का उनके पास वोटिंग राइट है। और 16% का मतलब ये होता है कि आईएमएफ जब भी कोई डिसीजन लेना चाहेगा किसी कंट्री को हेल्प करने के लिए, किसी कंट्री को क्राइसिस से निकालने के लिए, बिकॉज आईएमएफ का मकसद तो उन्होंने यही बोला था बनाने के टाइम कि ये कंट्रीज के क्राइसिस मिटिगेशन में उनको हेल्प करेगा। करेंसी में कोई क्राइसिस हो रहा है, इंडिया को क्राइसिस हो गया, पाकिस्तान को क्राइसिस हो गया, उनको हेल्प करने के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें पूरी दुनिया से पैसा आया है। इंडिया ने भी पैसा लगाया था आईएमएफ में जब उसको बनाया गया था। सो इट्स अ ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। बट आईएमएफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए द मिनिमम वोटिंग यू रिक्वायर इज 85%। पूरी दुनिया के पास जो जितना भी वोटिंग है उनका कुल मिलाकर 84% ही हो जाता है। और अकेला यूएस का 16% का वोटिंग राइट। सो यूएस जैसा चाहे आईएमएफ को घुमा सकता है। एंड एग्जैक्टली ट्रू फॉर दी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी यूरोपियन यूनियन का काफी दबदबा है वर्ल्ड बैंक पर, तो वो भी आपका वैसा ही चलता है नाउ। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, नाउ सी ये जो इकोनॉमीज है लाइक यूएस एंड ऑल दोस, जैसे ही ये एक बहुत बड़े मार्केट को देखते हैं, अ मार्केट लाइक इंडिया, अ मार्केट लाइक चाइना। देखो इंडिया का मार्केट क्या है, द मोमेंट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज वेरी मच क्लोज टू द सोवियत यूनियन। और हमने सोवियत का मॉडल उठाया, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इंडिया पर लागू कर लिया। वी कॉल इट नेहरूवियन सोशलिज्म, जो इंडिया ने शुरू किया, मिक्स्ड सिस्टम। पर इंडिया वाज वेरी वेल अवेयर कि वी विल नॉट बी ओपनिंग अप द इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी क्लोज रहेगी, विल नॉट ओपन अप। और जो भी रोल होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगा। अब इंडिया वाज वेरी राइट इन दैट स्टांस कि हम मार्केट के हवाले इकोनॉमी को नहीं कर सकते, हम इकोनॉमी को खुला नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए पूरी इकोनॉमी पर, बिकॉज गवर्नमेंट ही वेलफेयर का सोचती है, गवर्नमेंट ही सोशल जस्टिस का सोचती है। ऑलरेडी मैंने कवर करके दे दिया आपको, मार्केट इकोनॉमी में सोशल जस्टिस पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हेन यू हैव क्लोज द इकोनॉमी अप, अब आपका क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब है? 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उन्होंने इकोनॉमी को क्लोज कर लिया। ना क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब है और इसमें इंडिया को क्या मिलने वाला था? बिकॉज हम बाहर की कंपनीज को इंडिया नहीं आना दे, नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में आए, बाहर की कंपनीज। व्हाई? बिकॉज वो एक कंपनी ही थी जो इंडिया आई थी, जो जिसने 200 साल तक हम पर हुकूमत की। दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। It was just a company that came here for trade। फिर जाके इधर आए, फिर निकले नहीं वो, फिर गवर्नमेंट बनाया, फिर क्राउन के हवाले किया, फिर 200 साल तक एट्रोसिटीज की। और आज भी हम पर वो कॉलोनियल मेंटालिटी और कॉलोनियल हैंगओवर है इंडियंस के ऊपर। आज भी हम अंग्रेजों को कुछ कुछ सुपीरियर काइंड ऑफ दीस व्हाइट रेसेस कंसिडर करते हैं। हमें इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है 200 साल की गुलामी में। नाउ इससे बचने के लिए इंडिया ने इकोनॉमी को जस्ट क्लोज्ड इट डाउन। हम बाहर की कंपनीज को अंदर आने नहीं देंगे। अब व्हेन इंडिया क्लोज्ड इट डाउन, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का बहुत बड़ा मार्केट छूट गया इंडिया का। और जो ये यूएस ने या यूरोप ने या ब्रिटेन ने इंडिया से रिसीड किया था, दैट वाज पार्टली बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट अ मेजर चंक ऑफ इट वाज कि हमें अब जरूरत ही नहीं है किसी कंट्री में फिजिकली जाने की, हमें जरूरत ही नहीं है किसी कंट्री में फौज बिठाने की, आर्मी बनाने की, कॉलोनियल कॉलोनी बनाने की। कॉलोनी खत्म करो, पूरी दुनिया से खत्म करो, इनको आजाद कर लो, इनको लगने दो कि आजाद है। बट व्हाट वी विल डू नाउ इज हम अपने घर से बैठकर इनको कंट्रोल कर लेंगे थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज। आज आपका न्यू कॉलोनियलिज्म जो हो रहा है, जो नया कॉलोनियलिज्म फैल रहा है, it's not because some forces are getting into India and they are taking over the country. No, these are the multinational corporations from the western side that are trying to make their colonies all over the world. अब ये है न्यू कॉलोनियलिज्म, जहां पर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रही है। अब इमेजिन करो अ सिनेरियो वेयर इंडिया, मान के चलिए आज शाम को सोने से पहले आपको न्यूज में मिला कि गूगल हैज डिसाइडेड कि कल से हम अपनी सारी सर्विसेज इंडिया को देना बंद कर देंगे। गूगल ने डिसाइड कर लिया, तो न यूट्यूब होगा,
ना आपका सर्च चलेगा, ना क्रोम चलेगा, ना जीपे चलेगा, कुछ भी नहीं। फिर गूगल के साथ साथ अमेजोन भी बोलेगा खत्म सारा। तो अमेजोन का वेब सर्विसेज, अमेजोन का असल बिजनेस इज नॉट ई कॉमर्स, अमेजोन का असल बिजनेस इज वेब सर्विसेज, AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। कोई कंपनी काम ही नहीं कर सकती बिना अमेजोन की। अमेजोन का दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड है उनके पास। ये जो आप ये ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज हमें लेनी पड़ती है बेसिकली अमेजोन से। और भी काफी कंपनीज है, पर बेसिक अमेजोन इज अ बिग बिग प्लेयर इन दैट मार्केट। अमेजोन ने डिसाइड किया सारी सर्विसेज बंद कर, ठप करके पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया कि हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सबको फ्रीज कर लिया। आप इमेजिन करो अ कंट्री इन सच अ सिनेरियो, हम तो घुटने टेक देंगे उधर ही। दिस इज हाउ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर रूलिंग द कंट्री। आप यू कैन नॉट इमेजिन गोइंग हैविंग अ स्टांस अगेंस्ट देम। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि रशिया के साथ क्या होना है। और व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, ऑल दीज कंपनीज, दीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उनका तो काम नहीं है ना पॉलिटिकल। MNC का क्या काम है पॉलिटिकल चीजों में घुसने का। बट द मोमेंट रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, MNCs निकलने लगी। उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया, उन्होंने वहां पर जो उनके सेटअप था, प्रोसेसिंग सेटअप थे, प्लांट्स थे, सब कुछ वापस निकल रहा है। गूगल ने बंद कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया, एप्पल ने बंद कर दिया, सब वापस जा रहा है। रशिया ने बोला ठीक है आप चले जाओ, हमारे पास अपना एनर्जी है, हम नेचुरल गैस की वजह से अपनी इकोनॉमी को वापस उठाएंगे। और उन्होंने बराबर यूरोप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिकॉज उन्होंने अब बोला यूरोप को, वी विल प्रोवाइड यू द नेचुरल गैस, अब रिटर्न में हमें डॉलर नहीं, रिटर्न में तुम्हें नेचुरल गैस खरीदना है। बोला हाँ। बोला रिटर्न में हमारी करेंसी हमें दे दो, रूबल में हम बेचेंगे। अब वो कहां से लाएंगे रूबल? उनको उनको ट्रेड करना पड़ेगा हमारे साथ, तब वो रूबल कमा सकते हैं, तब वो रूबल कमाकर हमारे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। दिस इज हाउ रशिया वाज सेव्ड। पर इंडिया के पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स नहीं है, ऑयल के रिजर्व्स नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैव अ स्टांस अगेंस्ट देम एज ऑफ येट, अभी तक। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग नाउ नियो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? इन कंट्रीज को, मार्केट इकोनॉमीज को, वेस्टर्न साइड को, दे नीड न्यू मार्केट्स फॉर देयर कंपनीज। उनको अलग अलग मार्केट चाहिए। उन्होंने अपने मार्केट को सैचुरेट कर लिया ऑलरेडी, पूरा सैचुरेटेड मार्केट है यूएस का, यूरोप का। अब वो अलग अलग देशों में जाना चाहते हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान घुसना चाहते हैं, अपनी कंपनीज के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मैं आपको लेटर ऑन जब हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, आई विल टेल यू हाउ द यूएस हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। इज बेसिकली फ्रॉड इकोनॉमी। फ्रॉड करके पैसा कमाया है, पूरी दुनिया का पैसा लूट लूट कर पैसा कमाया है। उसमें इंडिया का भी बहुत सारा पैसा है, जो उन्होंने पूरा जो ब्रेटन वुड्स का सिस्टम बनाया, फिर जाके 1971 में हमें धोखा दिया। हमें बोला कि अपनी करेंसी को डॉलर पे रखो, क्योंकि मैंने डॉलर के पीछे गोल्ड रखा है, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है गोल्ड रखने का, मैंने डॉलर के पीछे गोल्ड रखा है। 1971 में जब हमने देखा कि हम जब डॉलर लेकर उनके पास गए, कहा कि आपने प्रॉमिस किया है कि आपने इसके पीछे गोल्ड रखा है, हमें अपना गोल्ड वापस दे दीजिए। दे सेड वी डोंट हैव गोल्ड, आपको जो इस्तेमाल करना है वही इस्तेमाल कर लो। तो मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन, यूएस ने क्या क्या हथकंडे अपना कर दुनिया का पैसा चूस कर ये कंपनीज सेटअप की है और इतनी हजमनी क्रिएट की है। इसीलिए जब जब ये यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, यूएस का बहुत दबाव था इंडिया पर कि आप इसको कंडेम करो। इंडिया ने क्लियर कट इंडिपेंडेंट स्टांस रखा, हमें नहीं करना कंडेम। आप कौन सा कंडेम करते हो जब कश्मीर का इशू होता है या पैलेस्टाइन का इशू होता है या इंडिया का? तो क्योंकि पैलेस्टीनियन कॉज है, इंडिया तो सपोर्ट करता है पैलेस्टीनियन कॉज को। आप कौन सा कंडेम करते हो अगर कोई एट्रोसिटीज होती है कहीं? हम नहीं करेंगे कंडेम, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है रशिया के साथ। हमारा पहली प्रायोरिटी है नेशनल इंटरेस्ट, हमारे अपने लोग, हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, हमें पहली प्रायोरिटी उनकी है। हमें रशिया से, बिकॉज वी डिड नॉट कंडेम रशिया, रशिया ने हमें एनर्जी सप्लाई 40% डिस्काउंट पे दिया, 40% डिस्काउंट पे दिया। तो दैट वाज द बेनिफिट वी गॉट बाय नॉट कंडेमिंग। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया की मॉरल अथॉरिटी नहीं है। इंडिया ने एक इन्वेडेड एक कॉन्करर कंट्री को जब इन्वेजन किया, तो इंडिया में ये मॉरल अथॉरिटी नहीं थी कि वो बोल सके कि ये गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गलत और सही का कॉन्सेप्ट वैरी करता है, तुम किसकी नजर से देख रहे हो। तुम, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग जो एब्सोल्यूट राइट हो और एब्सोल्यूट रॉन्ग है। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। एब्सोल्यूट राइट एंड एब्सोल्यूट मोरालिटी भी होती है, बट इन सच काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल रिलेशन काइंड ऑफ अ थिंग, रशिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे वो तो बोलेंगे हमारे भाई वी डिड नॉट वांट दिस वॉर,
अब परसों न्यू दिल्ली के अंदर ही रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, उसने कहा कि हमने इन्वेजन नहीं किया, हमें करवाया गया हमसे इन्वेजन, बिकॉज इट वाज द नेटोज ईस्टर्न एक्सपेंशन दैट लेड टू दिस। बोला नेटो घुसते 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 हमारे बॉर्डर तक आ गया है। अब इमेजिन करो सिनेरियो जहां पर पाकिस्तान अपनी मिलिट्री बेस नेपाल और भूटान में डाल रहा है और न्यूक्लियर बम वहां लगाने वाला है। आप होने दोगे नेपाल में ऐसा? नेपाल तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, आप तो बोल सकते थे इंडिया बाकी की कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नहीं, हमें करना पड़ेगा इंटरफेयर। भाई वी कैन नॉट लेट पाकिस्तान डिप्लॉय देयर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे बॉर्डर के पास। इन द सेम वे इफ यूक्रेन वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द नेटो, नेटो पूरी वेपन की आर्टिलरी लगा देगा उनके बॉर्डर पे। और रशिया का जो असल में, ये तो रशिया इज नॉट नॉट अ प्रॉब्लम, इज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। ठीक है ना, मेजर प्रॉब्लम तो चाइना है उनके। तो रशिया का जो मामला है चाइना को डिस्टर्ब करने के लिए। तो शॉर्ट में पॉइंट ये है दैट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में दीज मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आपको बोलने को कहती है, जो आपको करने को कहते हैं, वी डू नॉट जनरली फॉल इनटू दैट ट्रैप। हम 1991 में हमने किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया वॉशिंगटन कंसेंसस, तब से इंडिया का डिपेंडेंस ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज इंक्रीज्ड। जो ये ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है इंडिया की पॉलिसी में, आजादी के टाइम वी आर मोर क्लोजर टू द सोवियत यूनियन, नाउ वी आर मोर क्लोजर टू द वेस्टर्न साइड। इट वाज बिकॉज ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसस। और यू शुड रीड अ बुक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये बहुत बेहतरीन किताब है। you should have a very good hold on these books जो आपके नॉन फिक्शन बुक्स है, because these are very important for your essay. For example, बहुत सारे लोग why do you want to become an IAS officer? जैसे हमें IAS नहीं बनना, हमें IPS बनना है। Why? Because किसी को उड़ाना है, ठीक है ना, किसी के साथ दुश्मनी है, कॉलेज में लड़ाई हो गई थी, उनको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लेते हैं आप IPS नहीं बने, पर आपका किसी के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। What would you do? Generally, what we do is we hire a hitman, जाके उसको उड़ा दो। अब हिटमैन का काम यही होता है, वो सवाल नहीं पूछता क्यों करना है, क्यों मारना है, वो जाके मार देता है और उसको पैसे मिलते हैं उसके। बिल्कुल ऐसे ही कंट्रीज को फंसाने के लिए हम इकोनॉमिक हिटमैन्स बनाते हैं, उनको हायर करते हैं। वो कंट्रीज के पास जाकर उनको ऐसी ऐसी चीजों में फंसा देते हैं कि कंट्री डेट ट्रैप में चली जाती है। और ये किताब खुद एक इकोनॉमिक हिटमैन ने लिखी है, जिसको IMF ने हायर किया था। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज होती है जिनको हायर करके किसी कंट्री में भेजा जाता है, सो दैट उनको वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग चीजों में फंसा कर उनको डेट ट्रैप में फंसा दे, कर्जों में फंसा दे। तो ये फिर वो कंट्री निकल नहीं पाती वहां से। ठीक है ना, सो वेरी गुड बुक। इससे आपको एक मॉडर्न सिस्टम कैसे चलता है इकोनॉमी का, ये इतना अच्छा सिस्टम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मॉडर्न इकोनॉमी इट्स बेसिकली एन अनजस्ट सिस्टम, इनजस्टिस है काफी। अब ऊपर से अच्छा लगता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज के जमाने में जब हम किसी पर अटैक करते हैं, वी डोंट कॉल इट अटैक, वी कॉल इट डिफेंस, है ना। ये है द पावर ऑफ वर्ड्स। यू आर अटैकिंग another country and you're calling it was a defense defense exercise. तो इस तरीके से these words are used। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट दिस लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको नाम से ही लग रहा है, लिबरल है, आजादी राय है, अच्छा ही होगा कुछ, पर इसमें अंदर जाके काफी इविल चीजें निकल कर आती है। फिर बेसिकली दुनिया को तो कंट्रोल 1% पॉपुलेशन ही करता है, ठीक है ना, मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब लेटर ऑन जैसे जैसे आप खास करो, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैंने कुछ समझा है मॉडर्न दुनिया के बारे में, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ओनली। बिकॉज असल मोटिव पॉलिटिकल स्टांसेस के पीछे इकोनॉमिक्स का होता है। अगर किसी कंट्री का कोई पॉलिटिकल स्टांस है, द रीजन बिहाइंड दैट इज प्योरली इकोनॉमिकल। दुनिया तो इकोनॉमिक्स से ड्राइव होती है। इंटरनेशनल रिलेशन जो आप पढ़ रहे थे सर से, वो इकोनॉमिक्स से ड्राइव होता है मेजरली, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स जिसको समझ आ गई ना, उसको समझ आता है कि ये क्या मामला चल रहा है। तो हम कंट्रीज को, इंडिया का एटलीस्ट राइट नाउ वी हैव अ वेरी गुड स्टांस कंपेयर टू आवर नेबर्स, क्योंकि हम वी आर स्लाइटली, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक अलाई टू द यूएस, इज अ मेंबर ऑफ द क्वाड। उसके बावजूद वी डिड नॉट कंडेम रशियन इन्वेजन।
ठीक है ना। सो ये इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए। यू शुड नॉट गेट स्वेड बाय व्हाट इज हैपनिंग। आपको ऐसा प्रोपेगेंडा पीस बेच देते हैं, उसमें स्वे नहीं होना चाहिए। शुड नॉट गेट स्वेड बाय ऑल दैट। हर चीज के पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, उसके अंदर जाकर उसको समझना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन। नाउ सी, you understood market fundamentalism and neo-colonialism. The concept is just that आपका market should lead the economy and you should open up the economy, globalize the economy. Globalization अच्छा सिस्टम है, आपके सिलेबस में भी है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या पड़ेगा इंडियन सोसाइटी के ऊपर, आपका सोसाइटी का हिस्सा है। ग्लोबलाइजेशन जब कॉन्सेप्ट था, आज दुनिया को पता चल गया है, इट इज ओनली एंड ओनली बेनिफिशियल फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। आज कॉन्सेप्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। टुडे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डी ग्लोबलाइजेशन। आज कंट्री डी ग्लोबलाइज करना चाहती है। दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी बिकॉज यू नो ग्लोबल इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय हूम। आपको पता चलता है, लाइक यू सी दिस बिटकॉइंस। बिटकॉइन जो जिस जुमले के साथ बेची गई थी पूरी दुनिया में, जुमला ये था, वन करेंसी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जिस करेंसी की कोई फॉर्म नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ये आप लोगों की करेंसी है। पर हमारी करेंसी है, मुझे तो पता ही नहीं किसने बनाई, बिकॉज वी डोंट इवन नो बिटकॉइंस बनाई किसने, बिटकॉइन का सोर्स क्या है, वी डोंट इवन नो। तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है यूएस का, उसने कहा था, इट्स डॉक्यूमेंटेड यूट्यूब पे है, इफ आई टेल यू हु क्रिएटेड बिटकॉइंस यू विल डिसइन्वेस्ट नाउ। आप आज ही उसको बेच दोगे अगर आपको पता चला बिटकॉइन बनाया किसने और इसका मकसद क्या था। ठीक है ना, वो हम करेंगे धीरे धीरे, मैं आपको वहां पर क्लियर कर रहा हूँ।